स्किन है वो लचकदार हो, जानवर का जो ढांचा है वो बड़ा हो, हड्ड बड़े हों, जानवर की जो नाफ है झालर है लंबी हो। डेफिनेटली जिस जानवर की नाफ और झालर लंबी होगी उस जानवर के अंदर लचक भी होगी, उसका स्केलेटन भी बड़ा होगा। तो जानवर लचकदार होना चाहिए। कि लचकदार इसलिए कहा जाता है, नाफ झालर लंबी इसलिए कही जाती है कि अगर उसकी नाफ झालर लंबी है, जिस्म लचकदार है, तो उसके अंदर गोश्त बढ़ने की सलाहियत होती है, उसके अंदर गोश्त पैदा होने की। दूसरी आपने ये देखनी है कि जानवर बीमार ना हो, जानवर सेहतमंद हो, जानवर को किसी किस्म की बीमारी ना हो। जानवर के पाँव को देखें, इसको मुंह खोर की बीमारी नहीं है, उसका मुंह खोल कर देखें, मुंह के अंदर छाले तो नहीं है। जानवर को अच्छी तरह से चेक करें, जानवर को चला के चेक करें कि जानवर का कितना टाइम लगेगा। तो सेहतमंद जानवर लेना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जिस जानवर को बचपन में दूध नहीं मिला वो जानवर वाले, ये बच्चों की सारी डिस्कस हो रही है। फैटनिंग के हवाले से आपको क्रॉस ब्रीड पर जाना चाहिए, वलैती क्रॉस से बचना चाहिए। गर्मी में तो वो बिल्कुल भी वजन गेन नहीं करता, सर्दी में वो वजन गेन करता है। तो क्रॉस ब्रीड लेनी चाहिए, या इसके अलावा साहिवाल ले लें, चोलस्तानी ले लें, देसी बछड़े ले लें। तो इसके अलावा जो चीज़ें देखनी, आपने जो वजन लेना है फैटनिंग के लिए आइडियल वजन है वो 220 केजी से लेकर 2.25 से ऊपर होना चाहिए, और 260-70 तक आप जा सकते हैं। तो वो जानवर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। उसकी वजह ये है कि वो जानवर बड़ा होगा, उसका स्केलेटन बन चुका होगा, वो जो वजन बनाएगा वो गोश्त के सूरत में बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस ऑफिशियल में जिंद खां की जन्म से सब भाइयों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथ साथ मैं अपने भाइयों को ईद उल फितर मुबारक कहना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ क्योंकि नए फार्मर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। झलकियाँ आपने शुरू में देख ली हैं, ये यकीन जानो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो नए फार्मर परेशान थे वो किस तरह का बछड़ा ख़रीदे, फैटरिंग के लिए कौन सा जानवर ले, कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर ले, और खुराक, हर चीज़ चीज़ बताई गई है इस 10 मिनट की वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ 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 स्किप मत करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज आपके लिए ऐसी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करें, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आप इससे सीखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, कहीं ऐसा ना। और तो जाते जाते मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो दोस्त, जो मेरे भाई नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए वो आप तक, मेरे भाइयों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए इस भाई के पास चलते हैं और उनसे अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचाते हैं, और कुछ सीखें, आप सीखें, मैं भी सीखता हूं। आइए इस भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब का की नाम है? इनाम इलाही। मुकम्मल लोकेशन बता दें सर। राजावाल, ज़िला उकाड़ा, ज़िला कसूर, हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म, तो इनाम इलाही मुखातब। जी सर, अब क्या हो गया? आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो ये है कि नए फार्मर को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये मैं इंशाल्लाह 2-3 एपिसोड में कंप्लीट करूँगा। आज जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मंडी में जानवर जो दोस्त हैं, नए फार्मर हैं, उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पहले शेड कंप्लीट होगा, सब पहले मरले में आता है। तो वो तकरीबन हर बंदे को ही पता है शेड किस तरह होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल शेड होगा उतनी ही फार्मिंग अच्छी होगी। तो पानी की निकासी भी मेन चीज़ है, पानी की निकासी भी होनी चाहिए, मतलब फार्मिंग के अंदर, शेड के अंदर। तो शेड के बाद जो मरहला आता है वो परचेजिंग का आता है। तो जब आप मंडी में जाएं जानवर परचेज करने के लिए, तो सबसे मेन चीज़ ये है, नए फार्मर को पता नहीं होता कि मैंने कौन सी नस्ल लेनी है, कौन सा जानवर लेना है, कौन सा वजन होना चाहिए, किस तरह का जानवर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नए फार्मर को नहीं पता। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि आप एक ऐसा बंदा, काबिल इत्मीनान बंदा अपने साथ लेके जाए जो एक्सपर्ट हो। तो एक्सपर्ट बंदे का साथ होना फार्मिंग में नए फार्मर के लिए इंतहाई ज़रूरी है मंडी में। तो मंडी में जाकर जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो मैंने चीज़ें कुछ लिखी हैं, तो वो आप नोट फरमा लें। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने वहाँ पर जब जाना है तो वहाँ पर ब्रोकर टाइप लोग होते हैं, दलाल टाइप लोग होते हैं जो जिनसे आपने बचना है, क्योंकि वो उनको पता फ़ौरन लग जाता है कि ये नए बंदे हैं, तो ये मलाई आ गया है, इसको खा लिया जाए। तो लिहाजा आपने दलालों से
ब्रोकरों से बचना है, खुद ही परचेजिंग करनी है। जो आपके साथ एक्सपर्ट बंदा है उसकी रहनुमाई के साथ। उसके बाद जो नया बंदा है उसको कांटे पर माल नहीं लेना चाहिए। कांटे पर माल अच्छा नहीं मिलता मेरी नज़र में, क्योंकि जो बंदा कांटे पे आप मंडी में जाएंगे, एक बछड़ा कांटे पे मंडी में कांटे पर चढ़ाया जाता है, तो उसको जब कांटे वाला रेट लगाता है वो कहता है जी मैंने नहीं देना। और दूसरा बंदा बछड़ा चढ़ाता है कांटे पे, उसको कांटे वाला रेट लगाता है, वो फ़ौरन दे देता है। रीज़न क्या होती है, जो पहला बंदा नहीं देता उसका बछड़ा अच्छा होता है, वो उसको पता होता है कि मेरा इस रेट का बछड़ा नहीं महंगा बिक जाएगा, वो कांटे पे नहीं देता। अब जो कांटे पे दे देता उसको पता होता है कि मेरे जानवर के पल्ले कुछ नहीं है, ये हड्डियाँ हैं, ये क्वालिटी वाइज ये मट्ठा है, ये कंडम जानवर है, इसमें ग्रोथ नहीं करना, तो मुझे रेट अच्छा मिल रहा है मैं दे दूँ। तो कांटे वाले ने चूँकि अपना कमीशन लेना होता है तो वो कहता है कि ये सारे अच्छे हैं। बाज़ कांटे वाले बहुत अच्छे भी हैं मार्केट के अंदर, काबिल इत्मीनान भी हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि कांटे से बचना चाहिए नए फार्मर को। जो एक्सपर्ट बंदा हो वो कांटे पर रिस्क ले सकता है। तो इसके बाद मंडी जो है सारा दिन करनी चाहिए। बाज़ दोस्त परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बछड़े परचेज करें और घर जाएं, तो जल्दी के चक्कर में नए फार्मर महंगी परचेजिंग कर लेते हैं। जो प्रॉफिट उन्होंने फार्मिंग करने के 3 महीने बाद लेना होता है वो प्रॉफिट वो एडवांस मंडी में ही दे आते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंडी में सुबह फर्स्ट टाइम जाना चाहिए, सुबह 6 बजे, और शाम को वापस आना चाहिए। मंडी सारा दिन टिक के करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए, सुकून से करनी चाहिए, तहम्मुल से करनी चाहिए, और बड़े गौर फिक्र के साथ करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिस बंदे को हम साथ लेकर आए हैं वो हमारे साथ सिंसियर है भी या नहीं, तो उसके ऊपर भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि जानवर के अंदर खूबियाँ कौन सी होनी चाहिए, खामियाँ कौन सी होनी चाहिए। जो खामियाँ नहीं होनी चाहिए और जो खूबियाँ होनी चाहिए वो आपने अब देखना है। खूबियों में आपने देखना है कि जानवर का जो स्किन है वो लचकदार हो, जानवर का जो ढांचा है वो बड़ा हो, हड्ड बड़े हों, जानवर की जो नाफ है झालर है लंबी हो। डेफिनेटली जिस जानवर की नाफ और झालर लंबी होगी उस जानवर के अंदर लचक भी होगी, उसका स्केलेटन भी बड़ा होगा। तो जानवर लचकदार होना चाहिए। कि लचकदार इसलिए कहा जाता है, नाफ झालर लंबी इसलिए कही जाती है कि अगर उसकी नाफ झालर लंबी है, जिस्म लचकदार है, तो उसके अंदर गोश्त बढ़ने की सलाहियत होती है, उसके अंदर गोश्त पैदा होने की ताकत ज़्यादा होती है। जो जानवर जिसका पेट जिसकी नाफ ऊपर साथ लगी होती है पेट के साथ, जिसकी स्किन टाइट होती है, जिसका स्केलेटन छोटा होता है, वो जानवर नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती गोश्त पैदा करने की। एक तो ये चीज़ देखनी है। दूसरी आपने ये देखनी है कि जानवर बीमार ना हो, जानवर सेहतमंद हो, जानवर को किसी किस्म की बीमारी ना हो। जानवर के पाँव को देखें, इसको मुंह खोर की बीमारी नहीं है, उसका मुंह खोल कर देखें, मुंह के अंदर छाले तो नहीं है। जानवर को अच्छी तरह से चेक करें, जानवर को चला के चेक करें कि जानवर के अंदर पाँव में लड़खड़ाहट तो नहीं है, उसके अलावा जानवर को कोई जख्म तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करें। और जानवर कमज़ोर ना हो, जानवर सेहतमंद हो। अगर जानवर कमज़ोर होगा तो वो ग्रोथ करते करते टाइम लेगा, तो सेहतमंद जानवर लेना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जिस जानवर को बचपन में दूध नहीं मिला वो जानवर नहीं लेना चाहिए, और वो जानवर अपनी शक्ल से ही बता देगा कि इसको बचपन में दूध नहीं मिला, वो जानवर कमज़ोर होगा, उसके पल्ले कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के जानवर से बचना चाहिए। अब बात आती है कि नस्ल कौन सी लेनी चाहिए। तो मेरी नज़र में फैटनिंग वाले ये बछड़ों की सारी डिस्कस हो रही है। फैटनिंग के हवाले से आपको क्रॉस ब्रीड पर जाना चाहिए, वलैती क्रॉस से बचना चाहिए। गर्मी में तो वो बिल्कुल भी वज़न गेन नहीं करता, सर्दी में वो वज़न गेन करता है। तो क्रॉस ब्रीड लेनी चाहिए, या इसके अलावा साहिवाल ले लें, चोलस्तानी ले लें, देसी बछड़े ले लें, ये नस्लें ले लें। तो इसके अलावा जो चीज़ें देखनी, आपने जो वज़न लेना है फैटनिंग के लिए आइडियल वज़न है वो 220 kg से लेकर 350 kg। आप ऐसे ही कह लें कि आपका एवरेज वेट जो होना चाहिए वो 250 kg वाला बछड़ा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 220 मिनिमम है, 220 से ऊपर होना चाहिए, और 260-70 तक आप जा सकते हैं। तो वो जानवर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। उसकी वजह ये है कि वो जानवर बड़ा होगा, उसका स्केलेटन बन चुका होगा, वो जो वज़न बनाएगा वो गोश्त के सूरत में बनाएगा। अगर आप छोटा बछड़ा ले लेते हैं जिसका अभी ढांचा नहीं बना, जिसकी अभी हड्डियाँ बननी हैं, तो वो अपनी आधी खुराक तो हड्डियाँ बनाने में लगाएगा और आधी खुराक को गोश्त बनाने में लगाएगा, तो इसलिए उसका आपको फ़ायदा कम होगा। तो इसके अलावा जो है आपने जो जानवर होते हैं धन्नी वाले, उन जानवरों से बचना है। धन्नी वाले जानवर नहीं लेना चाहिए। धन्नी वाले बोलते हैं जिनकी नाफ पेट के साथ लगी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखनी है, और ये अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है, आपने ये गौर से देखना है कि मैं जो परचेजिंग कर रहा हूँ उसका जो रेट है
वो मैं मुनासिब खर्च कर रहा हूँ या ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। तो रेट मुनासिब होना चाहिए, मंडी महंगी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, यही पॉइंट फिल वक्त मेरे माइंड में थे, तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो आप जिन भाइयों ने अभी तक हाफिज मुश्तरका कैटल फार्मिंग के चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो